दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है इजिप्ट और वहां के पिरामिड। इजिप्ट की सबसे मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम लोग पिरामिड ऑफ कुफू भी कहते हैं। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का हिस्ट्री 4000 सालों से अधिक पुराना है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़ी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं पता। कई तस्वीरों में ऐसा लगता है कि गीजा के पिरामिड को किसी रेगिस्तान के बीच में बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गीजा का पिरामिड को नील नदी के पास एक कायरो शहर है, उससे 13 किलोमीटर की दूरी पर साउथ वेस्ट में बनाया गया है, जो इजिप्ट का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को साल 2560 बीसी में बनवाया गया था। इस पिरामिड को प्राचीन इजिप्ट के राजा कुफू की डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया था। इस पिरामिड को बनाने के लिए 3 तरह के पत्थरों का यूज किया गया है, जिसमें से इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट, बाकी की स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइम स्टोन और सबसे बाहरी लेयर पर व्हाइट लाइम स्टोन, जो इस पिरामिड को बाहर से प्लेन और चमकदार बनाती है। वैसे तो इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन है और कुछ पत्थरों का वजन 400 टन से अधिक है। इन पत्थरों को या तो गीजा में ही खोदा गया था या तूरा और असवान जैसे दूर के स्थानों से लाया गया था। लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय भी किसी क्रेन या बुलडोजर से ज्यादा 25 टन ही वजन उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाकर लाया गया होगा, जबकि उस समय ना ही कोई पहिए थे जिसको किसी मशीन में फिट करके उसके ऊपर पत्थर को रख कर ले जाया जा सके। इतने दूर से पत्थरों को लाने के लिए ये लोग बड़े ही सिंपल थ्योरी का इस्तेमाल करते थे। यह लोग नाव जैसी एक राफ्ट को बनाते थे जो किसी भी पानी के ऊपर तैरती थी। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास आ जाता, तब पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए वे लोग स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे। और हाल ही में 2014 में एक पेंटिंग को पाया गया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे कुछ लोग एक स्टैचू को स्लेज पर रखकर उसे रस्सियों की मदद से खींचकर आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पेंटिंग में ध्यान से देखेंगे तो आपको एक आदमी दिखेगा जो स्टैचू के ठीक सामने पानी को गिरा रहा होगा। शुरुआत में लोगों ने इसे देखकर कहा कि यह उनका कोई ट्रेडिशन होगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह उनका कोई ट्रेडिशन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक रीजन था कि अगर रेत में भरपूर मात्रा में पानी हो तो उस पर चलने वाली कोई भी चीज पर जो फ्रिक्शन होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे रेत पर किसी भी चीज को ले जाना काफी हद तक आसान हो जाता है। अगर आप गीजा के पिरामिड को 17 मीटर की हाइट पर देखेंगे तो आपको एक सुरंग देखने को मिलेगा। यह सुरंग 100 मीटर लंबा है, जो ग्रैंड गैलरी से होते हुए राजा और रानी की चैम्बर की ओर जाता है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि राजा के चैम्बर में एक फ्लैट रूफ है, जिसे बनाने के लिए कुछ स्पेशल और लोड बेरिंग बीम की आवश्यकता होती है, और इन बीमों का वजन करीब 80 टन जितना होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतनी भारी चीजों को कैसे पिरामिड के सबसे टॉप पर ले जाया गया, और उन्होंने 80 टन के ब्लॉक्स को कैसे 60 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया होगा। तो दोस्तों, यह लोग इतने भारी ब्लॉक्स को उठाने के लिए कई तरह के रैंप्स का यूज करते थे, जो आज के जमाने में बड़ी से बड़ी क्रेन और टेक्नोलॉजी से कई गुना अधिक वजन को बड़े ही आसानी से उठा सकती है। इन्हीं रैंप की मदद से वे लोग इतने भारी ब्लॉक्स को उठाते थे। इस पिरामिड को बनाने के लिए 20,000 से अधिक एक्सपीरियंस वर्कर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कई लोग शामिल थे, जिन्होंने केवल 20 सालों में इस पिरामिड को पूरी तरह से बना दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग यह मानते हैं कि इस पिरामिड को एलियंस द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अब तक की सबसे अविश्वसनीय संरचना है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। इस पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि इसके बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप और स्टॉर्म को झेल सकती है। वैसे तो कहा जाता है कि इस पिरामिड को उस समय के राजा के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था, लेकिन इस महान पिरामिड के अंदर की दीवारों पर ना ही कोई चित्रलिपि है, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस विशाल पिरामिड को किसी मकबरे या मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, बताया जाता है कि कई शाही मकबरों की तरह गीजा के पिरामिडों को कई बार लूटा गया, और जबकि फिरौन को सोने और कई कीमती आभूषण के साथ दफनाया गया था। यह बात बिल्कुल सच है कि प्राचीन इजिप्ट में कब्र को लूटना काफी आम बात थी। कहा जाता है पिरामिड को बनने के बाद 500 साल के अंदर ही उसे लूट लिया गया। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पिरामिड के कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना है। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर डन ने क्या बताया
बताया था गीजा के पिरामिड के बारे में। क्रिस्टोफर डन के थ्योरी के अनुसार जो गीजा के पिरामिड है वह एक्चुअल में एक जियो मैकेनिकल डिवाइस है जो अर्थ से जुड़ी हुई है और इसको अर्थ की तरंगों के साथ कंपन करने के लिए किया गया था। यह पिरामिड अर्थ की ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गीजा का ग्रेट पिरामिड है और शायद यह हमारे प्लेनेट पर सबसे सटीक संरचना है। क्रिस्टोफर डन ने बताया था ऊर्जा को क्रिएट करने के लिए पास के नील नदी से पानी को खींचकर ग्रेट पिरामिड के बेस तक लाया गया। उसके बाद पिरामिड के प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक वेल हुआ करता था जिसके जरिए पानी जमीन से होते हुए इस अंडरग्राउंड चेंबर में जाती है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इस पानी का प्रयोग कंप्रेसर वेव को क्रिएट करने और पिरामिड को इको करने के लिए किया गया था। हाल ही में क्रिस्टोफर डन ने रानी की चेंबर से 2 केमिकल्स को पाया है जिसमें से एक हाइड्रेटेड जिंक और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो आप इस वेसल को देख रहे हैं यह बिल्कुल रानी की चेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप इस वेसल में हाइड्रेटेड जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे तब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके बाद इस चिमनी से हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है जिसे आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि जो इजिप्ट के पिरामिड होते हैं उसके टॉप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे कैपस्टोन कहा जाता है। और जब गीजा के पिरामिड को बनाया गया था तब उसके ऊपर भी कैपस्टोन था, लेकिन समय के साथ साथ इस कैपस्टोन का क्या हुआ यह किसी को नहीं मालूम। कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि इस कैपस्टोन को गोल्ड से बनाया गया था, लेकिन अगर यह बात बिल्कुल सच है तो एक थ्योरी के अनुसार यह पिरामिड प्लांट लाइन की तरह काम करेगा। और यह थ्योरी निकोला टेस्ला की थ्योरी की तरह है जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में लगे हुए थे। यह बात है करीब 1897 की। निकोला टेस्ला ने एक आर्टवर्क को पेटेंट कराया था जिसमें यह बताया गया था कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर जो एयर मौजूद है वह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकती है। टेस्ला ने अपने इस प्रोजेक्ट को प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। टेस्ला ने सबसे पहले अपने समय के सबसे बिलियनर जेपी मॉर्गन के साथ मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि अगर वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे देते हैं तो उन्हें एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाकर दिया जाएगा। लेकिन जब टेस्ला को पैसे मिल जाते हैं तो वह अपने इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन के साथ वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में लग गए। टेस्ला ने पैसों को खर्च करके एक टावर को बनाया और जेपी मॉर्गन को दिखा दिया कि वह बिना वायर के इलेक्ट्रिक बल्ब को जला सकते हैं। लेकिन यह बात जैसे ही जेपी मॉर्गन को पता चली तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि जेपी मॉर्गन ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व थे कि अगर टेस्ला अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में सफल हो जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लॉस होता। जैसे कि मॉर्गन के कई बिजनेस थे जो क्रॉपर की वायर को बनाते थे, जेपी मॉर्गन के कई रबर के बिजनेस थे जो वायर के इंसुलेशन बनाते थे, और भी कई बिजनेस थे जिनको बंद करना पड़ता। इसलिए जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला को पैसे देने से मना कर दिया। उसके साथ ही मॉर्गन ने उस समय के बाकी इन्वेस्टर्स को भी टेस्ला को पैसा देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद टेस्ला ने अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ बैंकों से लोन ले लिया, लेकिन टेस्ला साल 1917 में पैसों की उधारी में इतना डूब चुके थे कि उनकी प्रोजेक्ट वंडर क्लिफ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद निकोला टेस्ला ने 85 की एज में एक होटल के रूम में सुसाइड कर लिया। लेकिन जब क्रिस्टोफर डन की बुक गीजा पावर प्लांट को पब्लिश किया गया तो बहुत से लोग पिरामिड ऑफ गीजा को टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर से कंपेयर करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो लगभग दोनों का पर्पस सेम लगता है। जब 14 अप्रैल 1859 को वर्नर सीमेंस, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ सीमेंस कंपनी के ओनर थे, जब वर्नर पिरामिड के टॉप पर गए थे तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नोटिस किया। उसके बाद वह इस बात को अपने साथ के कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने उनको नीचे उतरने के लिए कहा, जिसके बाद वर्नर सीमेंस ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि सिर्फ उन्हें पिरामिड के टॉप पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील हो रहा था, और जैसे ही थोड़ा नीचे उतरने पर उन्हें यह एनर्जी नहीं फील हो रही थी। तो दोस्तों, पिरामिड से जुड़ी कई और मिस्ट्री है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन पिरामिड के बारे में आपकी क्या राय है यह कमेंट में करके जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।